राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 का पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग जो कि 2004 का पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का। इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए, यह विचार किसका है? तो मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का, इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। तो यह विचार जो कि कन्फ्यूशियंस का है, कन्फ्यूशियंस का, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु जो कि 25 से 30 वर्ष है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए महिला की सर्वोपयुक्त आयु जो कि 25 से 30 वर्ष के बीच होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आयु में उनके प्रजनन अंगों के कार्य करने की स्थिति चरमोत्कर्ष पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो शिशु का गला साफ करने के लिए जो कि बोरिक लोशन का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बोरिक लोशन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि जो है कि गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए नहीं, तो गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए होता है, तो इसलिए प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं के निर्माण व गर्भवती महिला में होने वाले शारीरिक परिवर्तन तथा नए तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती स्त्री को 15 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इस अवधि में जो कि दाल, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर तथा सोयाबीन आदि के सेवन से इस अतिरिक्त प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना, यह परिभाषा किसका है? तो जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना, यह परिभाषा किसकी है? तो यह वर्लेशन की है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो जनसंख्या के मध्य की ओर परिभाषित करते हुए वर्लेशन ने लिखा है कि जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, अर्थात जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या से संबंधित ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो इस अंधविश्वास का उन्मूलन जो कि शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो सामान्यतः लोगों की यह मान्यता है कि संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन होती है, जो बहुत ही तर्कहीन व अंधविश्वासपूर्ण धारणा होती है। इस धारणा व मान्यता के फलस्वरूप ही जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि होती है। इन सभी समस्याओं व धारणाओं का उन्मूलन शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इन सभी जो कि समस्याओं व धारणाओं का उन्मूलन किसके माध्यम से किया जा? शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो शुक्राणु की होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, शुक्राणु की होती है, टेस्टोस्टेरोन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देख लेते हैं व्याख्या। तो मानव में शुक्राणुओं की संरचना मेढक के बच्चे के समान होती है। शुक्राणु के सिर वाला हिस्सा एक सिर पर अंडाकार और दूसरे सिर पर चपटा होता है, जबकि मध्य भाग स्पर्श शुक्राणु का पावर हाउस होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसी में स्थित होता है, जो स्पर्श को तैरने की ताकत देता है। तथा तीसरा एक अंतिम भाग पूंछ के समान होता है, जिसमें जो कि माइक्रोट्यूब्स होते हैं, जो स्पर्श के आगे की ओर धक्का देता है। सभी शुक्राणु का एक समान नहीं होते हैं, सभी शुक्राणु जो कि एक समान नहीं होते हैं। कुछ में सिर बड़े होते हैं, तो कुछ में पूंछ, कुछ में जो कि मुड़े हुए पूंछ होते हैं, तो कुछ में स्पाइरल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि बंधुता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो बंधुता के लिए जो कि स्त्री तथा पुरुष दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो बाध्यता सामान्यतः स्त्री के संतान उत्पन्न करने की अक्षमता को कहा जाता है। पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के मिलने पर नए जीवन की शुरुआत होती है। प्रजनन के लिए केवल एक ही शुक्राणु का अंडाणु से मिलना आवश्यक है। सामान्यतः पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या लाखों में होने पर ही प्रजनन संभव है। कम संख्या होने पर संतानहीनता देखी जाती है। संतान के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को जिम्मेदार जो कि माना जाता है। स्त्रियों में जहाँ संतान नहीं होने की कई कारण हो सकते हैं, वहीं जो कि पुरुषों में इसके लिए मात्र 2 कारण नपुंसकता तथा कम या शून्य शुक्राणु समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगाना चाहिए, तो न तो दर चश्मा लगाना चाहिए, न तो दर चश्मा लगाना। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति सामान्यतः नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखता है, परंतु दूर की वस्तु उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इससे पीड़ित व्यक्ति आंखों के लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, जिससे उनके नेत्र के लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी की अवतल या नतोत्तर लेंस ताल का चश्मा लगाना चाहिए। ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें अनेक बीमारी से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक क्योंकि इनमें अनेक बीमारी से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देख लेते हैं। ग्लोबुलिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो मानव शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंटीबॉडी, एंजाइम, फाइबर एवं अन्य संकुचनशील प्रोटीन विभिन्न रोगों से बचाने की शक्ति प्रदान करती है। ग्लोबुलिन विभिन्न प्रकार के बीजी पौधे में तथा थोड़ी मात्रा में अनाज में भी पाए जाते हैं। ग्लोबुलिन सामान्यतः मानव रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। ग्लोबुलिन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? मानव रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चाय में पाया जाता है, तो चाय में जो कि कैफीन, थियोफाइलिन, टैनिक एसिड, कैफीन, यह सभी पाए जाते हैं। इनमें से सभी, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो चाय एवं कॉफी में मुख्यतः कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चाय में थिन या टेनिन नामक तत्व भी पाया जाता है। कैफीन नामक तत्व शरीर में जाकर जो एसिड बनाता है उसे किडनी कमज़ोर हो जाती है। कैफीन नामक तत्व शरीर में जाकर जो एसिड बनाता है उससे जो कि किडनी कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, तो जो कि इसका आंसर हो जाएगा पेशी तंत्र। पेशी तंत्र जो कि कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य पेशी तंत्र प्रदान करता है। हमारे शरीर में कंकाल तंत्र तथा वाह त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। मानव शरीर में पेशियों का निर्माण संकुचनशीलता पेशी कोशिकाओं द्वारा होता है। पेशी भ्रूण के मेसोडर्म से बनते हैं, परंतु आँखों के आइरिस तथा सिलियरी काय की पेशियों भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। पेशियां मानव शरीर का लगभग 40 से 50% तक भाग लेती हैं। पेशियां मानव शरीर का लगभग जो कि 40 से 50% भाग बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐच्छिक पेशियां हैं, तो ऐच्छिक पेशियां में जो कि इसमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं, तो यह सही है। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, तो यह भी सही है। और जो कि पूछा है कि ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करती हैं, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो पेशियां शरीर में अस्थितंत्र एवं बाह्य त्वचा के मध्य पाई जाने वाली
अकुंचन होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिकाओं का आकार बदल देती हैं। मनुष्य के कुल 640 पेशियां पाई जाती हैं, जिसमें अधिकांश पेशियां लगभग 400 रेखी होती हैं। रेखी पेशियां प्रायः तंत्रिका तंत्र के चेतन नियंत्रण में मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जिसके कारण इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक या रेखी पेशियां अपने दोनों सिराओं पर टेंडल द्वारा अस्थियों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार की पेशियां अग्र तथा पश्चपाद एवं पीठ में पाई जाती हैं। इस प्रकार की पेशियां जो कि अग्र तथा पश्चपाद एवं पीठ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है, तो जो कि विज्ञापनकर्ता ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो सामान्यतः किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन तभी बढ़ता है जब ग्राहक उसकी अधिक मांग करते हैं, और मांग तभी करते हैं जब उन्हें वस्तु सेवा के बारे में ज्ञान व जानकारी हो, और यह तभी संभव होता है जब वस्तु या सेवा के बारे में विज्ञापनकर्ता द्वारा विज्ञापन व प्रचार प्रसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं। गेहूं जैसे अनाज की बाजार को कहते हैं, तो इसे जो कि नमूने द्वारा बिक्री बाजार कहते हैं, ट्रेड मार्क द्वारा बिक्री बाजार कहते हैं, ग्रेड द्वारा बिक्री बाजार कहते हैं। तो उपयुक्त सभी जो कि गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, पूछा है कि वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। तो वैधानिकता के आधार पर जो कि बाजार का वर्गीकरण जो कि उचित बाजार भी है, चोर बाजार भी है, खुला बाजार भी, तो यह उपयुक्त सभी हो जाएगी। इनमें से सभी सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक मानना है, किसकी रचना है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है कि एडम स्मिथ की रचना है, तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एवं धन संबंधित अर्थशास्त्र के प्रेरता प्रो एडम स्मिथ महोदय ने वर्ष 1976 में द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इसमें इन्होंने बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कल्पना में क्या होता है। तो कल्पना में जो कि स्वयं रचना होती है, सृजनात्मक होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, तो उपयुक्त सभी होता है, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो मानसिक शक्तियों में कल्पना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कल्पना के अंतर्गत सृजनात्मकता व रचनात्मकता होती है। कल्पना के अंतर्गत पूर्व अनुभवों के आधार पर नए विचारों का पुनर्गठन होता है। इसी अद्भुत शक्ति के बल पर संचार के इतिहास में महान कार्य हुए। कलाकारों, कवियों, नाटकार, दार्शनिकों, तत्वज्ञानियों ने इसी के बल पर अपनी कला का निर्माण तथा सृजन दृष्टि के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया है। इसी के द्वारा मनुष्य अपना लक्ष्य स्थिर करता है तथा उज्जवल भविष्य को निहारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, तो इसे प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। तो आंकड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। जब आंकड़ों का संकलन पहली बार या स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग के लिए किया जाता है तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, जबकि पूर्व एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग जब बिना किसी हेर फेर के किया जाता है तो उसे जो कि द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। जब जो कि पूर्व एकत्रित आंकड़ों को प्रयोग जब बिना किसी हेर फेर के किया जाता है तो उसे जो कि द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों से दक्ष नहीं होता। यह कथन किसका है, तो यह जो कि वाउले का है, तो इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा।
तो सांख्यिकी विधियों के महत्व को परिभाषित करते हुए डॉक्टर बाउले ने लिखा है कि राजनीतिक व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों से दक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य का प्रारंभ हुआ। तो हमारे देश में रोलर्स की छपाई कार्य प्रारंभ हुआ था, तो यह जो कि 1785 में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं और जानकारियाँ लेते हैं। बताया कि हमारे देश में रोलर्स या वेलन में छपाई का कार्य वर्ष 1985 में प्रारंभ हुआ। छपाई प्रिंटिंग की विधियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। छपाई जो कि दो प्रकार की होती है, एक हाथ द्वारा छपाई, एक मशीन द्वारा छपाई। हाथ द्वारा छपाई भी दो प्रकार की होती है, एक ब्लॉक प्रिंटिंग हाथ द्वारा छपाई जो कि दो प्रकार ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, तथा मशीन द्वारा छपाई जो कि 4 प्रकार की होती है, रोलर छपाई, रंग उतारने वाली छपाई और रोज छपाई, डुप्लेक्स से छपाई। यह सभी जो कि छपाई के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बीज वाला तंतु कौन सा होता है। तो बीज वाला तंतु जो कि कपास होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कपास एक बीज वाला तंतु है। कपास को संसार का सबसे महत्वपूर्ण रेशा माना जाता है। इसके फल से उत्पन्न बीजों को बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाए जाते हैं तथा इन धागों से वस्त्र आदि बनाया जाता है। यह मालवेसी कुल का पौधा होता है। यह जो कि मालवेसी कुल का पौधा होता है, जिसकी 2 प्रमुख प्रजातियां देसी कपास गॉर्सिपिस अर्बोरियस एवं जो कि तो यह जो कि मालवेसी कुल का पौधा होता है, जिसकी 2 प्रमुख प्रजातियां हैं, देसी कपास जो कि गॉर्सिपिस अर्बोवेरियस एवं हर्बेरियस तथा दूसरा अमेरिकन कपास जो कि हिरसुटम तथा वर्वेंडेस है। अमेरिकन कपास के रेशे लंबे तथा रुई चमकीला एवं उपज देसी कपास से अधिक मिलती है। तो अमेरिकन कपास के रेशे लंबे तथा रुई चमकीला एवं उपज देसी कपास से अधिक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक प्लास्टिक रेशा है। तो एक प्लास्टिक रेशा जो कि रेयान, नायलॉन, ऑरलॉन, डेक्रॉन, तो इनमें से जो कि ऑरलॉन जो कि एक प्लास्टिक रेशा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ऑरलॉन एक प्लास्टिक रेशा है, तो इसका आंसर सी रहेगा सही। तो ऑरलॉन एक प्लास्टिक या एक्रिलिक रेशा का उदाहरण है। एक्रिलिक फाइबर या सिंथेटिक फाइबर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड नामक वस्तु के मोनोमर से बनाया जाता है। ड्यूपॉन्ट ने 1941 में पहला एक्रिलिक फाइबर को बनाया, जिसे उसने एलॉन नामक ट्रेडमार्क दिया, जबकि रेयॉन, नायलॉन तथा डेक्रॉन आदि संश्लेषित रेशे के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम जो कि काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने तैयार किया था। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट वेसेनकॉन फ्रांस में जन्मे एक फ्रेंच इंजीनियर तथा उद्योगपति थे, जिन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम सिल्क का निर्माण किया था, जिसे रेयान कहा जाता है। रेयान सेलुलोज से बना एक कृत्रिम रेशा है, जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने, कॉलिन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्थान से अभिप्राय है। तो रेखाओं का उचित सामंजस्य, रिक्त स्थान, आकर्षक सतह, मनोभाव को परिवर्तित करना। जो कि स्थान से अभिप्राय है, स्थान से जो कि रिक्त स्थान हो, तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। रिक्त स्थान, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो सामान्यतः स्थान को अभिप्राय रिक्त स्थान या खाली स्थान से होता है। इसका प्रयोग कार्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। तो यह किसका है। तो यह जो कि रश्म महोदय का वॉन डॉमलेन का है। तो इसका आंसर सी से वॉन डॉबलमेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मध्यम प्रकाश में भवन से उत्पन्न नहीं होता है। तो सज्जा में सौंदर्यवर्धन नहीं होता है। सज्जा में सौंदर्यवर्धन नहीं होता है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो प्रकाश के माध्यम से भवन
प्रकाश के माध्यम से भवन को सजाया जाता है, किंतु यदि मध्यम प्रकाश है तो भवन के साज सज्जा में सौंदर्यवर्धन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है, तो जो कि कला का मूल तत्व नहीं बताया है तो रेखा है, स्वरूप है, स्पर्श है, प्रकाश इसमें बताया प्रकाश नहीं है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो गृह सज्जा में रट महोदय ने कला के मूल तत्व के रूप में रेखा, स्वरूप एवं स्पर्श को बताया, जबकि प्रकाश इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा का उद्भव होता है, तो प्रसार शिक्षा का उद्भव प्रसार शिक्षा का उद्भव जो उद्देश्य प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है तो सामाजिक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्रसार शिक्षा वह उपयोगी तकनीकी है जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में रखने वाले लोगों के द्वारा अंगीकार की जाती है। इसके द्वारा उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र निरंतर और दिन प्रतिदिन विस्तृत व विशाल होता जा रहा है। प्रसार शिक्षा लोगों के प्रतिदिन के जीवन से सीधा संबंध नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो कि W.H. भट्ट का है, तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाए, W.H. भट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ, तो प्रसार विषय का प्रतिपादन जो कि ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रसार विषय का प्रतिपादन ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि देख लेते हैं इसको व्याख्या से। तो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत व व्यापक है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के सभी पक्षों की उन्नत करने के लिए काम करती है। ग्रामीण जीवन को उन्नत करने के लिए 3 आवश्यक पहलू हैं जो सर्वमान्य हैं: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। एक सभी पहलू कृषि के साथ साथ गृह विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अधिक जुड़े हैं। नोट्स में दिया गया स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा विषय का प्रतिपादन ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से जो कि प्रसार शिक्षा में भाग लेना चाहिए, प्रसार में भाग लेना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से प्रसार शिक्षा के कार्य में भाग लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में ग्रामीण की आवश्यकताओं उनके साथ कार्य करना ही प्रसार शिक्षा है। कुछ विद्वानों ने प्रसार शिक्षा को प्रसार कृषि शिक्षा, पशु चिकित्सा, डेयरी विज्ञान, गृह विज्ञान प्रसार तथा स्कूल के बाहर के शिक्षण व्यवस्था आदि के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शेषवावस्था है, तो शेषवावस्था जो कि समायोजन की अवस्था है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो 5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है शेषवावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्यपुस्तक है। यह कथन किसका है, तो बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्यपुस्तक, तो ये जो कि यह कथन रूसो का, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्यपुस्तक है, यह कथन प्रकृतवादी दार्शनिक रूसो महोदय जी का है। इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अध्यापक का अध्यापन इस प्रकार होना चाहिए जिससे बालक के स्वयं करके सीखने की अधिकाधिक अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है, तो मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय जो कि विकास का अर्थ एवं परिभाषा है, विकास की विशेषताएं हैं, विकास एवं आवृत्ति में अंतर है, तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तनों जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक है। यह कथन जो है कि हरलॉक का है। विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह हरलॉक का है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो विकास का अर्थ व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन हरलॉक महोदय का है। ड्रेवर के अनुसार जो कि विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। मुनरो के शब्दों में जो कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसका आंसर जो कि विटामिन बी समूह का हो जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
तो भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से भोज्य में उपस्थित विटामिन बी समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। विटामिन बी समूह जल में घुलनशील 9 प्रमुख विटामिन यथा जो कि विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 4, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9 तथा विटामिन B12 तथा मिनरल का समूह है, जो शरीर में रक्त संचार बढ़ाते तथा शरीर की मृत कोशिकाओं ऊतकों को दोबारा से जीवित करने की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विटामिन बी समूह मुख्यतः अनाज के छिलके या ऊपरी आवरण, मांस, मेवे, सोयाबीन, मछली तथा अंडों आदि से जो कि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट हो जाता है, नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है, तो यह जो कि विटामिन बी है। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व जो कि विटामिन बी हो जाएगा। विटामिन बी जो कि हवा, जल, ऊष्मा प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, जिनमें जो कि विटामिन बी सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन समूह होता है। विटामिन बी समूह में मुख्यतः विटामिन B1 को यदि बेकिंग सोडा के साथ पकाया जाए तो यह लगभग जो कि 77% तक नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, तो कच्चे नारियल का पानी यह है, खिचड़ी जो कि नहीं है, तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है, तो थायराइड ग्रंथि का निर्माण जो कि आयोडीन के द्वारा होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसमें इसका आंसर नहीं सही बताया, देखते हैं। तो बताया है कि थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गर्दन में श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यंत्र के दोनों ओर 2 भागों में मिल तितली जैसी संरचना के रूप में होती है। थायराइड ग्रंथि का निर्माण थायराइड ऊतकों से होता है, जो 2 प्रकार के कोशिकाओं फॉलिकुलर या पैरा फॉलिकुलर से बने होते हैं। अधिकांश थायराइड ऊतक फॉलिकुलर कोशिका से युक्त होते हैं, जो आयोडीन युक्त थायराइड हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। थायराइड ग्रंथि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से आयोडीन ग्रहण कर उसे जो कि थायरोक्सिन T4 तथा ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें थायराइड कोशिका कहते हैं। थायराइड कोशिकाएं जो कि अवशोषित कर उसे थायरोसिन नामक एमिनो एसिड के साथ मिलकर रक्त में स्रावित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन एक घटक है, तो सामाजिक परिवर्तन एक घटक जो कि सार्वभौमिक घटक है। सामाजिक परिवर्तन जो कि एक सार्वभौमिक घटक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक और बाहरी या संरचनात्मक दोनों पक्षों में हो सकता है। वास्तव में समाज में संबंधित विभिन्न पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, तो समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव जो कि स्त्रियों की उचित स्थिति या सुमेलित विवाह, नैतिक या ऋणग्रस्तता, तो ऋणग्रस्तता है, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बंध्याकरण का तरीका है, तो यह जो कि बंध्याकरण का तरीका जो कि नसबंदी है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, नसबंदी है। तो नसबंदी बांध्यकरण का एक अस्थायी और सुरक्षा तरीका है। नसबंदी पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा सर्जरी के माध्यम से कराई जा सकती है। पुरुष नसबंदी में वेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबोटोमी कहा जाता है। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। महिला नसबंदी जो कि ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों में स्पर्श को ले जाने वाली नलिका जो कि वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, जिसमें वीर्य से स्पर्श नहीं मिल पाए, तथा स्त्रियों में नसबंदी के लिए जो कि डिम वाहिनी नलिका फ्लोवियन ट्यूब काट करके या बाधित करके स्पर्श और ओवा शुक्राणु या अंडाणु को मिलाने से रोका जाता है, जिससे वे निषेचित ना हो पाए। जबकि अन्य विकल्पों में लूप लगवाया या डायफ्राम परिवार नियोजन का एक अस्थायी तरीका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है?
तो कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? तो केंद्रक ना रहने पर कोशिका जो कि मृत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबुलेट कोशिका क्या है? तो ग्लोबुलेट कोशिका जो कि यह म्यूकस या श्लेष्म उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ग्लोबुलेट कोशिका एक ग्रंथि परिवर्धी उपकला ऊतक है जिसका प्रमुख कार्य म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करता है। ग्लोबुलेट कोशिका आंतरिक व श्वसन प्रणाली में पाई जाती है। इसके द्वारा स्रावित म्यूकस विभिन्न प्रकार के रासायनिक विकृत तथा श्वसन प्रणाली में बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों एवं पार्टिकुलेट मैटर को छानने का कार्य करती है। मानव की मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती है? तो मानव की मस्तिष्क कोश की अस्थियां जो कि अचल संधि से जुड़ी रहती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर में अनेक छोटी बड़ी हड्डी होती हैं जो संधि के माध्यम से एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी रहती है तथा शरीर को ढांचा बनाकर एक विशेष प्रकार के आकार देने में मदद करती है। संधि स्थल पर कुछ मजबूत तंतु या स्नायु होते हैं जो अस्थियों को बांधने के अलावा विभिन्न अंगों की गति का नियंत्रण भी करती हैं। गर्दन और सिर के जोड़ने वाले संधि को धुराग्र ग्रंथि, मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियों को जोड़ने वाले संधि को अचल संधि कहते हैं और जो कि कंधे और कुल्हे की उपस्थित संधि को कंदुक खलिका संधि तथा कोहनी और घुटने की संधि को हिंज संधि कहते हैं। कोहनी और घुटने के संधि क्या कहते हैं? हिंज संधि कहते हैं। ध्यातव्य है कि मस्तिष्क कोश में उपस्थित अस्थियां जीवन द्वारा परस्पर जुड़ी होती है जिसमें हिलने डोलने में असमर्थ होती है, अतः इसे अचल संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? तो ये जो कि अस्थियां सबसे कड़ी वस्तु हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु अस्थियां ऋणधारी जीवों का वह कठोर भाग होती हैं जो अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं तथा शरीर को चलाने, सहारा देने व विभिन्न अंगों में रक्षा करती हैं। अस्थियों का लगभग 37% भाग को ओसीन नामक प्रोटीन तथा अस्थियों का लगभग जो कि 37% भाग ओसीन नामक प्रोटीन तथा 63% भाग अकार्बनिक अणुओं के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट से बना होता है। इन्हीं के कारण अस्थियां अत्यधिक ठोस एवं कठोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुंद क्या है? तुंद क्या है? तो तुंद एक प्रकार का मध्य भाग है। तो इसका आंसर जो कि सी से, तुंद एक प्रकार का मध्य भाग है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तुंद वेली नामक शरीर के मांसपेशियों का मध्य भाग होता है। यह टेंडल के ऊपरी सिरे से जुड़ा रहता है। प्रत्येक पेशी कोशिका सर्कुलेना नामक आवरण से घिरी रहती है। प्रत्येक पेशी तंतु एक अकेली कोशा नहीं अपितु एक बहुकोशीय संरचना होती है जिसमें सर्कोप्लाज्मिक जाल तथा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इनके जीवद्रव्य में अनेक तंतु होते हैं जो मायोफाइब्रिन के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पेशियों के विकास के लिए आवश्यक हैं? तो पेशियों के विकास के लिए जो कि प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम, वक्ष वायु, तो इनमें सभी आवश्यक। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। मांसपेशियां शरीर को रूप प्रदान करती तथा शरीर की गति को भी नियंत्रित करती हैं। चलना फिरना, उछलना, दौड़ना, सांस लेना आदि मांसपेशियों की गति के फलस्वरूप संभव हो पाता है। नियमित व्यायाम एवं विश्राम करने से मांसपेशियां ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। व्यायाम करने से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है जिससे रक्त संचार की गति बढ़ जाती है और पौष्टिक एवं प्रोटीन युक्त भोजन करने से मांसपेशियों के बीच रेशों की नसें मोटी व लंबी बनती हैं। वहीं स्वच्छ वायु मांसपेशियों के रक्त में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर उसे पुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो कि यह एक रासायनिक पदार्थ है। एंजाइम जो कि एक रासायनिक पदार्थ है, यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है भी है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। तो यह भी उपयुक्त सभी है। एंजाइम उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो जीवन तंत्र में रासायनिक प्रक्रियाओं के
उत्प्रेरण के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। इनका संश्लेषण स्वयं कोशों के जीवद्रव्य में संश्लेषित होते हैं। यह ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यह पदार्थों पर उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। एंजाइम सामान्यतः सरल प्रोटीन होते हैं तथा लगभग 25 डिग्री से 45 डिग्री शारीरिक ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कायम क्या है। तो कायम जो कि अमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होता है, अमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होता है, उसे कायम कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो कायम पाचन के दौरान अमाशय भित्ति में एवं आंत में बना एक अर्ध तरल चिकना संश्लेष युक्त ठोस पदार्थ है जो भोजन के आंशिक पाचन एवं पाचन एंजाइमों से के संयुक्त होने से लेई जैसी संरचना ग्रहण कर लेती हैं। कायम में लार से स्रावित होने वाले प्रमुख एंजाइम टाइलिन पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वसा या तेल का अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। तो वह कौन सा है। वसा या तेल का अधिक देर तक गर्म करने से जो कि एक्रोलीन नामक हानिकारक पदार्थ बनता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो जिसे एक्रोलीन या प्रोमेनल 2 के नाम से जाना जाता है। एक्रोलीन बाह्य वातावरण तथा भोजन में सर्वत्र पाया जाने वाला एक यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति घी एवं जंतु वसा तथा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। यह भोजन को अधिक देर तक पकाने, पेट्रोलियम ईंधन के दहन एवं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। एक्रोलीन को कैंसर कारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दाल तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं। दाल तथा फलियां जो कि प्रोटीन पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाता है। तो एडिपोज ऊतक के रूप में जमा हो जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। एडिपोज ऊतक के रूप में जमा हो जाता है। तो शरीर में श्वेतसार स्टार्च की अधिकता होने पर एक ग्लूकोज त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक वसी ऊतक में एकत्रित हो जाते हैं। मानव शरीर में श्वेतसार से चर्बी स्वयं ही तैयार हो जाती है। सामान्यतः शरीर के अवशोषण होने वाले आवश्यकता से अधिक सारे पोषक पदार्थों में भंडार के लिए वसा का अवशोषण कर लिया जाता है जो वसी ऊतकों में जमा हो जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसका संचित भोजन के रूप में सर्वाधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो मसालों के अधिक प्रयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl का श्रावण अधिक होता है जिसके कारण सीने में जलन, पेट में जलन एवं जो कि तेज दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ होने आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसे जो कि एसिडिक अम्लता कहा जाता है। हमारे शरीर के अमाशय में पाचन क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेशी का श्रावण होता है जो कि सामान्यतः अमाशय में ही मौजूद रहते हैं तथा पाचन में सहायता करते हैं। मसाले व गलन खान पान के कारण जब जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्रावण अधिक हो जाता है तभी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तंबाकू के अधिक सेवन से होता है। तो तंबाकू के अधिक सेवन से जो कि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुंह में कैंसर हो जाता है। तो ये सभी होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं। तो शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को जो कि उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो शरीर में व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रिया पौधे एवं जंतुओं दोनों में होते हैं किंतु पौधे में उत्सर्जन अंग की अभाव के कारण वर्य पदार्थ उनके पत्तियों, छालों, फलों, बीजों आदि के माध्यम से बहिष्कृत होते हैं परंतु प्राणियों में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंग होते हैं। मानव अपने शरीर के वर्ज्य पदार्थ को उत्सर्जन गुर्दे के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है। तो ग्लूकोज का उत्सर्जन जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
तो मानव शरीर में उत्सर्जन के हम उसके प्रमुख उत्सर्जी अंग जो कि वृक्क है, गुर्दे द्वारा संपन्न किया जाता है। वृक्क जो कि धमनियों से प्राप्त रक्त में मिले विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अतिरिक्त जल तथा लवण आदि को छान लेता है तथा उन्हें उत्सर्जित कर देता है। इस प्रकार शुद्ध रक्त को वृक्क सिरा लेकर चली जाती है, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के उत्सर्जन तंत्र द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन जो कि ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजेन है, एल्बुमिन है। तो उपयुक्त सभी तीन में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कि शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। शुद्ध रक्त को शरीर सभी भागों में पहुंचाता है तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंतःश्वसन की क्रिया कहाँ होती है। तो अंतःश्वसन की क्रिया जो कि ऊतकों में होती है। अंतःश्वसन की क्रिया जो कि ऊतकों में होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो अंतःश्वसन कोशिका के श्वसन सजी कोशिका या ऊतकों में भोजन के ऑक्सीजन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों दशाओं में संपन्न होती है। यह एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जिसके प्रमुख रूप से दो चरणों में बांटा जाता है, यथा ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स या सिट्रिक चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है। तो 1640 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो गहरी सांस लेते समय जो कि 16 से 40 घन सेंटीमीटर वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है, जबकि सामान्य श्वसन में लगभग 500 घन सेमी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जाती है। श्वास का मापन स्पाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से रक्त में अवशोषित हो जाता है, जो शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। साथ ही रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से लाकर फेफड़ों में छोड़ता है, जो फेफड़ों द्वारा उच्छ्वास के साथ बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तंत्रिका तंत्र के जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भाग हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र भाग हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भाग है। तो यह सभी जो कि तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। यह तीनों है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के तंतु का केंद्र माना जाता है। मस्तिष्क के किस भाग को जो कि शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है। तो अनुमस्तिष्क को माना जाता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस स्थान पर प्रतिबिंबित नहीं बनता वह प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती है। तो किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती। तो अंध बिंदु हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है। तो सीलियस मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मानव नेत्र में ताल के समायोजन की क्रिया सीलियरी मांसपेशियों द्वारा संभव हो पाती है। सीलियरी मांसपेशियां रोमक मांसपेशियां एक प्रकार की वृत्ताकार मांसपेशियां होती हैं जो जानयुलस को शिथिल और संकुचित करके नेत्र के लेंस को परिवर्तित कर फोकस करने में सहायता करती है। जानयुलस वे रेशे हैं जो लेंस को उसकी स्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं तथा नेत्र के लेंस के आकार में परिवर्तन करने के लिए सामान्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडाणु का विकास होता है। तो अंडाणु का विकास जो कि वह संधि अवस्था में होता है। तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आरोपण का सही अर्थ है। तो आरोपण का सही अर्थ जो कि निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो स्त्रियों में मासिक धर्म के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद
अंडोत्सर्जन होता है। यह अंडोत्सर्जन दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्जन के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है और 15 से 19वें दिन तक इसमें रहता है। बीच यदि स्त्री संभोग करे तो ये अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले मासिक स्राव में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना आरोपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा हार्मोन्स हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन्स, कॉर्टिसोल हार्मोन्स, नॉरएड्रेनालिन हार्मोन, यह सभी है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर में हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव को नियंत्रित करने वाले घटक प्रमुख रूप से दो होते हैं। पहला अंतः नियंत्रण प्रणाली, जिसमें अद्वितीय प्रकृति के हृदय ऊतक होते हैं जो स्वतः अपना निगमन करते हैं, तथा दूसरा बाह्य नियंत्रण प्रणाली जो कि हार्मोन्स की अंतःस्राव तथा तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राप्त निर्देशों से नियमित होते हैं। बाह्य नियंत्रण से हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव को तीव्रता से परिवर्तित जाता है, क्योंकि एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन्स एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन एवं कॉर्टिसोल तथा अन्य स्रावित रसायन रक्त में सीधे मिश्रित होकर हृदय तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो जो कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स के कारण जो कि शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा हो जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा व्यक्ति बौना या नाटा रहता है। एसटीएच हार्मोन शारीरिक वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि व नियंत्रण करती है। इसकी अधिकता से भीमकाय तत्व एवं एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड की ग्रंथि की वृद्धि एवं श्रावण क्रिया को प्रेरित करता है। एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी से एड्रेनल ग्रंथि विनष्ट हो जाती है, जबकि ल्यूटिनाइटिस हार्मोन्स एलएच स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स के स्राव से तथा अंडोत्सर्जन को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है? तो ठंडे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें जो कि क्षार की मात्रा कम उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्षार की मात्रा कम प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। तो साबुन साधारणतः उच्च वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लक्षण होते हैं। नहाने के लिए एक अच्छे साबुन में नमी की उपस्थिति जो कि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। एल्कोहल में विलय तथा क्षार की अल्पतम मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें खुजली, जलन तथा दरारें पड़ने की आशंका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वायु कैसे दूषित होते हैं? तो वायु जो कि जीवों के श्वसन क्रिया द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, हवाओं के धुएं से, तो प्रयुक्त सभी, तो यह सभी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में जो कि पेड़ पौधे आवश्यक होते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गोबर का सर्वोत्तम उपयोग होता है। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग जो कि बायोगैस एवं अवशेष के रूप में खाद प्राप्त करने में होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडे में से मक्खी बनाने में कितना समय लगता है? तो अंडे में से मक्खी बनने में जो कि 8 दिन का समय लगता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो अंडे में मक्खी बनने के लगभग 8 दिन का समय लगता है। घरेलू मक्खी का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क से होकर गुजरता है। एक वयस्क मक्खी एक बार में जो कि लगभग 500 अंडे देती। एक वयस्क मक्खी यह एग्जाम में पूछा भी है। एक वयस्क मक्खी जो कि
वयस्क मक्खी एक बार में लगभग 500 अंडे देती है, जो पर्याप्त नमी और गर्म मौसम में 8 से 20 घंटे में लार्वा में बदल जाते हैं तथा ये लार्वा 4 से 8 दिन में प्यूपा में एवं प्यूपा जो कि 6 से 8 दिन में वयस्क मक्खी में बदल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम जलीबद्ध जलाशय है। तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा, जलीबद्ध जलाशय। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नोट्स में दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित हिलर लेक विश्व को एकमात्र गुलाबी पानी की झील है। इसका कारण पानी में मौजूद एल्गी और बैक्टीरिया है। इसका क्या कारण है? पानी में मौजूद एल्गी और बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक साधारण अकार्बनिक रसायन होता है, जिसका प्रयोग जल में मैग्नीज एवं सल्फर की अशुद्धियों को दूर करने हेतु किया जाता है। यह एक विसंक्रामक के रूप में जल को जीवाणुओं से मुक्त रखता है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर के जीवाणुओं के कोशिका दीवार को भेद कर उनके जीव द्रव्य को नष्ट करके शुद्धिकरण की क्रिया संपन्न करता है, परंतु इस प्रक्रिया में बची हुई क्लोरीन की अधिक मात्रा स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है? तो भाषणों का आयोजन किया जा सकता है, प्रदर्शनी लगाई जा सकती है, चलचित्र का निर्माण किया जा रहा है। तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा का आशय लोगों को स्वस्थ व उसको सही रखने के बारे में जानकारी प्रदान करना व जागरूकता प्रदान करने से है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए वह निम्नलिखित प्रयास को करती हैं: भाषणों, सभाओं एवं गोष्ठी का आयोजन करके जानकारी प्रदान करती हैं, जागरूकता से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो व चलचित्रों को बनाकर श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है। सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर जो कि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस के आर्थोइट नामक स्थान में दीर्घकाल में एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं, जिसका नाम है आर्टिजन कुआं कहा जाता है। आर्टिजन कुआं का, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चावल के पानी की तरह की सफेद दस्त किस बीमारी के लक्षण हैं? तो यह जो कि डंडारुख पेचिस के लक्षण हैं। तो इसका आंसर चावल के पानी की तरफ सफेद दस्त किस बीमारी के लक्षण? यह जो कि हैजा के लक्षण। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो चावल के पानी जो कि मार जैसा सफेद दस्त हैजा का लक्षण है। हैजा प्रदूषित जल, खाद्य पदार्थ एवं मक्खियों से उपस्थित विब्रियो कैलेरी नामक जीवाणुओं से होता है। हैजा से पीड़ित व्यक्ति उल्टी दस्त करता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है तथा पेशाब बंद हो जाता है। संक्रामक अधिक होने पर हाथ तथा पैरों में ऐंठन हो जाती है तथा रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मलेरिया रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो कि मादा एनाफिलीज या साल्मोनेला जीवाणु से फैलता है। तो यह जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्लायोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी की जातियों से होता है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर इस परजीवी को रक्त चूसते वक्त मानव शरीर में पहुंच देता है, जहां वे गुणन करता है। संक्रमित हो जाने पर एक हफ्ते में ही रोगी को बार बार बुखार तथा ठंड चढ़ता है। कुनेन, क्लोरोक्वीन आदि दवाओं का प्रयोग चिकित्सक से परामर्श लेकर करने से विशेष लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि उद्यानों के अतिरिक्त
और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न स्थानों करती है? तो खेलने के मैदान करती है। तो इसका आंसर बी सही सॉरी उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो घास के मैदान, खेलों के मैदान, पार्क, या सभी हो जाएगा। इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मुदालियर कमेटी 1962 में ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी? 40,000। तो इसका आंसर डी सही हो, 40,000 जनसंख्या पर की थी। तो मुदालियर कमेटी 1962 में 40,000 की जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। नोट्स में दिया गया कि उन्होंने वस्तुनिष्ठ शिक्षण पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्थान में उपलब्ध है? तो यह जो कि गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवा किस संस्था में उपलब्ध है? तो यह प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इन सभी में उपलब्ध है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था से लेकर जन्म के अंतिम अवस्था तक की अवधि प्रसव पूर्व अवधि कहलाती है। बच्चे के उचित विकास एवं स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक प्रतिरक्षण और प्रसव पूर्व जांच की जाती है। अल्ट्रासाउंड या एमिनियोसेंट्रोसिस और क्रोनिन विलस सैंपलिंग आदि जांचें तथा विशेष चिकित्सकों से परामर्श कर बच्चे तथा गर्भवती स्त्री की निगरानी अच्छे से की जाती है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान नामक एक योजना क्रियान्वित की, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रसूति केंद्रों एवं प्रसूति गृहों, प्रसूति अस्पतालों तथा सरकारी संस्था केंद्रों पर गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही 4 माह के बाद के प्रसव पूर्व देखभाल के लिए न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अधीन में से एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया गया। तो यह 1974 में लागू किया गया, मई 1974 में। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए मई 1974 में विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया। इसका उद्देश्य डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस इत्यादि जैसे रोगों से बच्चों में संक्रामक होते थे, जिन्हें वर्ष 1990 तक नियंत्रित करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। तो जो कि पहली खुराक के 6 माह बाद जो कि तीसरी खुराक देनी चाहिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यकृत शोथ या हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस से होने वाले एक संक्रामक बीमारी। हेपेटाइटिस से अलग अलग तरह के संक्रामक रोग होते हैं, जिन्हें A, B, C, D तथा E में बांटा गया, जिनमें जो कि 90% मौतों के लिए हेपेटाइटिस बी और C जिम्मेदार है। इससे बचाव के लिए टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीकाकरण निम्न चार्ट के अनुसार करवाना चाहिए। पहली खुराक जो कि जन्म के समय, दूसरी खुराक जो कि 6 सप्ताह की उम्र में और तीसरी खुराक जो कि 6 माह की उम्र के बाद करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? तो वायु प्रदूषण के द्वारा जो कि होते हैं। तो इसका आंसर सी से वायु प्रदूषण के द्वारा होते हैं। तो वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति जिसमें वायुमंडल में ऐसे अवशिष्ट एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य एवं अन्य जीवों तथा उनके पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वायु प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, खून न लगना, भूख न लगना आदि समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो यह जो कि मिड महोदय जी की परिभाषा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह R1 और निम्नकाप का है। तो काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। तो यह R1 तथा निम्नकाप का है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
तो आर्गमन महोदय ने परिवार के 6 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से हैं। तो स्नेह संबंधित है, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सुरक्षात्मक, धार्मिक, शैक्षिक। स्नेह संबंधित, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सुरक्षात्मक, धार्मिक, शैक्षिक, ये जो कि है परिवार के 6 प्रकार हैं। और किंग्सले डेविस ने परिवार के 4 प्रकार बताए हैं। तो ये जो कि प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक स्तर, सामाजिकरण, ये 4 प्रकार के किंग्सले डेविस के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव करने ही समूह में करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं, उसे जो कि अंतर विवाह कहते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे अंतर विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दों में अंतर विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में से ही वधु को चुनना पड़ता है। अंतर जाति विवाह का अभिप्राय प्रत्येक जाति को एक दूसरे से विवाह करने की स्वतंत्रता है। अंतर जाति विवाह के 2 रूप पाए जाते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह होते हैं। कौन कौन से? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम सन 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता हैं। तो बाल विवाह निरोध संशोधित जो कि अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता क्या है? तो लड़के की आयु 18, तो यह गलत है। लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष, तो यह इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 20 का आंसर सही हो जाएगा। तो बाल विवाह अवरोध संबंधित कानून सर्वप्रथम 1929 में बना, बाद में सन 1949, 1978 व 2006 में संशोधन किया गया। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 के अनुसार लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं। तो आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, यह सभी जो कि सामाजिक भेद, इनमें सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र की भिन्नताएं जो कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बुद्धि, अभिक्षमता, सृजनशीलता, शैक्षिक उपलब्धि हो जाएगा। और भावनात्मक क्षेत्र में जो कि इसके प्रमुख क्षेत्र निम्न है, रुचि, जीवन मूल्य, अवृत्ति, अवप्रेरणा, आत्मसम्मान, संवेगात्मक स्थिरता, स्वभाव एवं व्यक्तित्व के विशेषक हो जाएंगे। और मांसपेशी क्षेत्र में जो कि प्रमुख उपेक्ष इस प्रकार है, शारीरिक शक्ति और मनोपेशी कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्यक्ति के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार के नियंत्रण होने चाहिए? व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध जो कि ना ही अधिक कठोर हो ना ही अधिक मुक्त हो, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालकों को यौन शिक्षा देना क्योंकि आवश्यक है? तो यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत ना करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, मानव यौन शरीर रचना विज्ञान, लैंगिक जनन, मानव यौन गतिविधि, प्रजनन, स्वस्थ प्रजनन अधिकार, यौन समयक और गर्भ निरोधक सहित विभिन्न मानव कामुकता से संबंधित निर्देशों व अनुदेशों को कहा जाता है। बालकों को यौन शिक्षा बच्चों के माता पिता, संरक्षक, औपचारिक विद्यालयी कार्यक्रमों व सार्वजनिक स्वास्थ्य अभिभावकों के माध्यम से दी जाती है। बालक के यौन शिक्षा प्रदान करने से उनके अंदर जो कुछ जानने की जिज्ञासा होती है वह शांत हो जाती है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। ऐसा ना करने से उनके विकास में अनेक बाधाएं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? तो वुडवर्थ का कथन है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पर्सोना शब्द का तात्पर्य है, तो यह वेशभूषा से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। पर्सोना शब्द का तात्पर्य वेशभूषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तो आलपोर्ट के अनुसार जो कि व्यक्ति के भीतर उन मानव शारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विवाह द्वारा किन सिद्धांतों का अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? तो यौन प्रवृत्तियों का नियंत्रण करके, आत्मसंयम और आत्मत्याग।
तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हिंदू धर्म में विवाह एक ऐसा धार्मिक रीति रिवाज है जिसमें स्त्री व पुरुष जीवन को पवित्र प्यार के बंधन में बंध कर एक दूसरे के जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं। विवाह के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायता देती हैं, सहायक होती हैं। यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण अपनाकर, त्याग सम्यक को अपनाकर, आत्मत्याग को अपनाकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं तो मर्डोक हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भातृक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है, तो भातृक बहुपति विवाह जो कि टोंडा जनजाति में पाया जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो भातृक बहुपति विवाह का वह भाग है जिसमें एक स्त्री एक ही परिवार के सभी भाइयों के एक साथ विवाह करती है। यह शिक्षण भारत की टोंडा एवं उत्तर भारत की जोन संसार बाबर की खासा जनजाति की विशेष रूप से पाया जाता है। इस विवाह से उत्पन्न बच्चों के पिता के बारे में निर्णय एक सामाजिक उत्सर्जन के द्वारा किया जाता है। नोट्स में दिया गया है असंबद्ध पुरुषों से बहुपति विवाह मूलतः टोंडा जनजाति में पाया जाता है। बहुपति विवाह नागा, वेंगा, गोंड तथा टोंडा जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हिंदू विवाह का उद्देश्य है, तो हिंदू विवाह का उद्देश्य जो कि धर्म, प्रज्ञा, पुत्र प्राप्ति, रति, ये सभी है, तो इनमें सभी हो जाएगा। तो हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार है जिसका उद्देश्य पवित्र और धार्मिक है। विवाह के माध्यम से ही मनुष्य अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का पालन करता है। हिंदू समाज में धर्म का बहुत महत्व है। बिना पत्नी के व्यक्ति का कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं माना जाता, अतः सभी धार्मिक कार्य में पत्नी का उपस्थित होना आवश्यक है। हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है: पवित्र एवं धार्मिक, पुत्र की प्राप्ति, प्रज्ञा, प्रेम का भावना, यौन सुख की प्राप्ति, मनुष्य को शालीनता और सदाचारी बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया था, तो प्लेटो तथा अरस्तु ने संबोधित किया था, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से प्लेटो व अरस्तु को परिभाषित किया। शिक्षा की परिभाषा में कहाँ भी गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो न सिर्फ प्रथम पाठशाला बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन की सबसे सशक्त पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इनमें से परिवार का कौन सा जैविकी कार्य है, तो इनमें से परिवार का जो कि संतान उत्पत्ति एक जैविकी कार्य है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है, तो फेमुलस शब्द जो कि सेवक का अर्थ है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है, तो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक जो कि अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यता, इनमें से सभी, तो यह सभी है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो एक व्यक्ति की आवश्यकता अनंत होती है। आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही वह दिन रात अथक प्रयास करता है, किंतु कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो उसकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं होने देती, जो निम्नलिखित हैं: साधनों का अभाव, अज्ञानता व जानकारी का ना होना, निर्धनता, सामाजिक मान्यता, समय की कमी, आवश्यकता का निरंतर उत्पन्न होना, कर्मठता का अभाव व कार्य की अनिच्छा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना जाता है, तो प्रो डेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा माना जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का, यह जो कि दुर्खिम का है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो दुर्खिम के द्वारा सामाजिक तथ्यों का जो विश्लेषण किया गया है उसके आधार पर सोशल फैक्टर्स की निम्नलिखित विशेषताएं का उल्लेख किया गया: वाहपन, आंतरिक, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत जो कि सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते, तो इन उपयोग में से सभी का अध्ययन करते, इसका आंसर डी सही हो जाएगा।
तो समाजशास्त्र पद्धति और विषय वस्तु दोनों के मामले में एक विस्तृत विषय है। इसके अंतर्गत समानतः हम निम्नलिखित अध्ययन करते हैं: सामाजिक स्तर विन्यास का, सामाजिक संबंध का, सामाजिक संपर्क, सामाजिक समूह, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक धर्म व संस्कृति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग जो कि 22% है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नोट्स में दिया गया है, जो स्त्री केवल गर्भाधारण कर सकती है और शिशुओं का जनन नहीं करती उसे प्रजनन क्षमता कहते हैं। शिशुओं का जनन नहीं करती उसे प्रजनन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मातृ कल्याण के लिए सेवा है। मातृ कल्याण के लिए सेवा जो कि गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए, धात्री एवं शिशु सेवा के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाए, इनमें से सभी। तो मातृ कल्याण के लिए सेवा का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था या सेवा से जिसमें गर्भस्थ माँ की सही व उचित देखभाल गर्भावस्था के दौरान की जा सके। इस परिस्थिति में उनके लिए निम्नलिखित सेवाएं की जानी चाहिए: गर्भवती माँ की देखभाल संबंधित सेवा, बच्चों को जन्म देने के दौरान सेवा, माँ तथा शिशु कल्याण के लिए सेवा इत्यादि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। तो बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन जो कि शिक्षा है। तो इसका आंसर सी से शिक्षा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है। बाल मृत्यु से जो कि जन्म लेने की अवस्था, जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना। तो इसका तात्पर्य यह सी हो जाएगा। तो बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु से मर गए शिशुओं की संख्या है। नोट्स में दिया गया मेडिकल जर्नल लेंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1916 में 5 वर्ष के कम आयु के 9 लाख बच्चों की मृत्यु भारत में हुई, जो विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है। शिशु अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो शिशु अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। 5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। फ्राइड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। क्रो ने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है। तो वह जो कि कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो शिशु की जन्म की पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम निकलने वाले पदार्थ कोलेस्ट्रम कहलाते हैं। यह वह दूध होता है जिसका निर्माण गर्भावस्था के दौरान 3 से 4 माह के बीच स्त्री शरीर में बनने लगता है। कभी कभी इसका रिसाव गर्भावस्था में ही होने लगता है। बेहद सुपाच्य या दुग्ध नवजात बच्चों के लिए अमृत के समान होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट्स के अलावा रोगों से बचाव करने का गुण भी होता है। जबकि मेकोनियस गर्भस्थ शिशु के कोलन द्वारा निकलने वाले पहले पदार्थ को कहा जाता है, जो कि पाचन एंजाइमों, प्रोटीन एवं मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटा जाता है। प्रसव के बाद शिशु की नाल को जो कि जब उसमें स्कंदन रुक जाते हैं तब काटा जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो 8 से 10 दिनों में अलग हो जाता है। तो प्रसव के बाद थोड़े देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तब इसे नाभि से थोड़ी ऊपर काट दिया जाता है, जो बाद में सूखकर 8 से 10 दिन में अलग हो जाता है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करता है। यह बच्चे के विकास को प्रेरित करती है तथा उससे आवश्यक पोषण एवं रोगों के संक्रमण सुरक्षित रखने में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हरलॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है। तो इस जो कि 2 गर्भावस्था जो कि जन्म से 14 दिन से 2 वर्ष की होती है। हल्ला के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है। तो यह जन्म से 14 दिन की होती है। तो इसमें जो कि जन्म से 2 माह, 2 से 3 माह और 3 से 4 माह, 4 से 5 माह दिया गया। तो ये इसमें कोई आंसर सही नहीं है।
तो जन्म से 14 दिन की जो कि नवजात अवस्था होती है, ये सभी अवस्थाएं दिया गया है अल्लाह के। गर्भावस्था जो कि गर्भाधारण से जन्म तक होती है। नवजात अवस्था जो कि जन्म से 14 दिन तक होती है। शेषवावस्था जो कि 14 दिन से 2 वर्ष की आयु तक होती है। बाल्यावस्था जो कि 2 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरावस्था 11 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक होती है। नोट्स में जो कि दिया गया है कि उत्तर के जन्म 2 माह तक सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है। तो अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होती है, तो नर्स की अत्यधिक व्यवस्था से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है। पैसा भी बहुत खर्च होता है, पैसा भी बहुत अधिक खर्च होता है, सदस्यों की भाग दौड़ अधिक होती है। यह सभी जो कि समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रकृति प्रसव को कहते हैं, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। तो स्वाभाविक प्रसव जो कि प्राकृतिक प्रसव कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। सामान्य प्रसव भी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हर एक गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती। लगभग 80 से 85% महिला को समान प्रसव होने की संभावना होती है, परंतु कुछ स्थितियां जिसमें माँ या बच्चे की जान को खतरा होता है, उनका प्रसव सर्जरी के द्वारा गर्भाशय को काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण क्या है। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण जो कि कैल्शियम की कमी है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो कैल्शियम Ca एक ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता हर उम्र के लोगों को होती है। गर्भावस्था में शिशु के अस्थियों का विकास, दांतों की बीमारियां, हाथ तथा पैरों में झंझनाहट, ब्लड प्रेशर का बढ़ना इसकी कमी होने पर बुरी तरह प्रभावित होता है। सब्जियां, दूध, सूखे मेवे, फल तथा डेयरी उत्पाद कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भाधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है। गर्भाधारण का परीक्षण जन्य लक्षण जो कि मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो जो है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके शरीर में अधिक मात्रा में पेशाब निकलता है, क्योंकि किडनी को दोगुना कार्य करना पड़ता है। इस अवस्था में कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन्स स्त्री के शरीर में बनता है, जो पेल्विक भाग में रक्त प्रवाह की दर को बढ़ा देता है, जिसके कारण पेशाब जल्दी आता है। अतः पेशाब में उपस्थित हार्मोन्स का पता लगातार गर्भावस्था की आसानी से पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है। तो गर्भावस्था में 8वें महीने में वृद्धि जो कि धड़कन की हो जाती है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पढ़ लेते हैं। तो गर्भावस्था के 8वें माह में समान महिलाओं की तुलना में एक गर्भवती स्त्री में ब्लड की मात्रा लगभग 50% तक बढ़ जाती है, जो माँ और भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में रक्त मुहैया कराता है। रक्त की आवश्यकता शरीर के हर हिस्से में पहुंचना आवश्यक होता है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री के हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल की धड़कनों की रफ्तार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय होता है। तो गर्भावस्था में जो कि गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, उपयोग सभी का समस्या होती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इसे पढ़ लेते हैं। गर्भावस्था स्त्री के लिए बड़ा संवेदनशील अवस्था होती है। गर्भावस्था सभी महिलाओं के लिए आवश्यक नहीं रहता। इस दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं सामना करना पड़ता है। उनमें कुछ समस्या तथा कुछ जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भपात तथा अपरिपक्वता जैसे जटिल समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गुर्दे का संक्रमण, उच्च रक्तचाप, प्री टर्म लेबर तथा मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है। तो मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान जो है कि प्रदूषित जल का होता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, प्रदूषित जल का होता है। तो ये जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण
जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण घटकों के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को ध्वनि, वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण आदि में बांटा जाता है। मृदा प्रदूषण प्रमुख प्रदूषण का वह प्रकार है जिसमें मृदा में जहरीले रसायनों, प्रदूषित जल तथा कीटनाशकों आदि की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। मृदा के प्रदूषण होने से भूमि बंजर हो जाती है तथा मृदा की गुणवत्ता में धांतव्य होता है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आ जाती है। तो हमारा जो कि यह प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब जो कि प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 का पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है, तो इसे जो कि हम अगले क्लास में लेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।